हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए जो 11th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे थे, उसमें से एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक से कराई थी उसका पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। हमने कहा था एग्जाम्पल भी कराएंगे, तो सारे एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, कुछ एग्जाम्पल जो अच्छे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 कराते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 कराने के बाद आपको आर्गन्ड प्लेन की तरफ ले चलेंगे। आर्गन्ड प्लेन और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बताएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 पहले देख लीजिए। देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने शॉर्टकट में लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। मतलब 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन कराए हैं, जो पहली वाली एक्सरसाइज है। देखिए हम आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कराएंगे, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी कराएंगे। तो आप लोग अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए, तो प्लेलिस्ट पर देखेंगे आपको सीरियल से एक ही चैप्टर के सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, और शेयर करते रहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। हमें बताना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। mi का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। देखिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बताएंगे, आपको एक्सरसाइज बता चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। सपोज करो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib / c + id, इसका कह दें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। देखिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बताएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। फिर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में आपको बता कर क्या है, फिर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे, फिर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अच्छा, सॉल्व करने में क्या करेंगे, तो पीछे एक्सरसाइज में आपको बता के आए, सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और उसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ज़रा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बताएंगे इसका, देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हो जाएगा, 1/2 - 3i, 1/2 - 3i। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 - 3i कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। 20-25 बार आपको बोल के समझा चुके हैं, एक्सरसाइज से यही बात बताते चले आ रहे हैं। ये डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई है तो उसके कॉन्जुगेट से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और उसी के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। देखिए तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3i।
2 + 3i से न्यूमरेटर में और 2 + 3i से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। इसका कॉन्जुगेट लिया गया तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 + 3i। तो 2 + 3i से न्यूमरेटर में और 2 + 3i से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। देखिए अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें देखिए a - b a + b, a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 और ये 9i स्क्वायर, 2 + 3i। देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस का 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 2 - 3i का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया ये आया 2 + 3i/13। अब इसको चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। कैसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, देखिए रियल पार्ट को अलग डिवाइड कर दो तो 2/13, इमेजिनरी पार्ट को 3/13, ये आएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। देखिए इसमें है a + ib फॉर्म में लिखना है। a + ib फॉर्म में पहला पार्ट है, देखिए 5 + √2i, अपॉन 1 - √2i। ये इसको a + ib फॉर्म में लिखना है, a + ib फॉर्म में। देखिए हमने भी आपको बताया डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 + √2i अपॉन 1 - √2i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - √2i, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और इसी के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 + √2i, 1 + √2i, 1 - √2i है, इसका कॉन्जुगेट 1 + √2i। तो 1 + √2i से न्यूमरेटर में और 1 + √2i से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 1 है इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, फिर √2i का इस पूरे में मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 1 का मल्टीप्लाई √2i में √2i, और इस √2i का मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 5 √2i, और √2i का मल्टीप्लाई √2i में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर। ये और यहाँ पर फार्मूला a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। देखिए √2i और 5 √2i, √2i 5 √2i ऐड होके 6 √2i, प्लस होके 6 √2i, प्लस होके कितना हो जाएगा 6 √2i। i स्क्वायर की वैल्यू -1, इस i स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दिया जाए, i स्क्वायर की वैल्यू -1,
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ये 1 और ये 2i स्क्वायर। देखिए 5 - 2 3 हो जाएगा और 6√2i। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 3 + 6√2i। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन कर लिया जाए न्यूमरेटर से तो आएगा 1 + 2√2i अपान 3, 3 से 3 कैंसिल तो जाएगा 1 + 2√2i। ये आंसर आ गया। देखिए ये किस फॉर्म में है, a + ib फॉर्म में, a + ib। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2√2। इसको देख लेते हैं कैमरे में है कि नहीं। b की वैल्यू 2√2। अभी बहुत स्पेस है कैमरे में, देखिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। i की पावर -35, इसको भी a + ib फॉर्म में लिखना है। a + ib फॉर्म में इसको i की पावर -35। देखिए तो इसको लिख दिया जाए 1/i की पावर 35। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 8 × i³, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए i की पावर 4, 8 4 जा 32 और प्लस 3 35 हो जाएगा। 8 4 जा 32 और प्लस ये 3 पावर 35। i की पावर 4 में क्यों ब्रेक किया गया, पहले वीडियो से बता करके आ रहा है। i की पावर 4 की वैल्यू 1, देखिए क्योंकि जो i की पावर 4 की वैल्यू आपको बताई गई थी 1, i³ की वैल्यू -i, और क्या बताया गया था i स्क्वायर की वैल्यू -1, 1/i की वैल्यू -i। पहले वीडियो से इतनी सारी वैल्यू बताई गई थी। i की पावर 4 की वैल्यू 1, i³ की वैल्यू -i, i स्क्वायर की वैल्यू -1, 1/i की वैल्यू -i। इतनी सारी वैल्यू बताई गई थी। तो i की पावर 4 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 में कोई भी पावर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 1 में कोई पावर अप्लाई कर देंगे, 1 में कोई पावर अप्लाई कर देंगे वैल्यू 1 आएगी। देखिएगा तो ये i की पावर 4 ये वैल्यू 1 और 1 की पावर 8 1 ही आएगा। तो क्या बचा i³। देखिए i³ की वैल्यू -i, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/i। -1/i, ये माइनस आगे कर दिया गया, -1/i और फिर 1/i की वैल्यू -i। देखिए i³ की वैल्यू -i, तो i³ की वैल्यू -i, फिर ये -1/i, अब 1/i की वैल्यू -i, ये हो जाएगा i। अब इसको लिख सकते हैं 0 + i, 0 + i तो किस फॉर्म में है, a + ib फॉर्म में, a + ib फॉर्म, 0 + i, a + ib फॉर्म में, a + ib फॉर्म में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए आपको इसके बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, ये अच्छे एग्जाम्पल थे। अब कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।
एक चीज़ है, देखिएगा थोड़ा सा, आर्गन प्लेन। या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको बहुत गौर से देखना है। आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे वो आर्गन प्लेन होगा। कह सकते हैं प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर, जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे वो आर्गन प्लेन होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। अब आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा सा सपोज करिए, जैसे ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x कामा वाई। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x कामा वाई, x कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर, x रियल वैल्यू, y इमेजिनरी वैल्यू, x कामा वाई। फिर इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सपोज करो, देखो ऐसे, ये ओरिजिन है, ये है मान लीजिए पॉइंट x कामा वाई, ये जो p है x कामा वाई, ये। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, p पर, x कामा वाई, p पर रिप्रेजेंट किया गया x कामा वाई। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये आर्गन प्लेन हो जाएगा। ये प्लेन जो है ये आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, देखिए जैसे ये OP जो हो जाएगा, OP ये हो जाएगा मॉड जेड, OP इक्वल टू, देखिए OP इक्वल टू हो जाएगा मॉड जेड। कैसे होगा अभी बता रहे हैं। और P कितना हुआ, देखो x कामा वाई। OP इक्वल टू मॉड जेड कैसे हो जाएगा, देखिए OP इक्वल टू मॉड जेड कैसे होगा, समझना है। OP इक्वल टू मॉड जेड कैसे होगा, देखिए OP का मतलब हो गया O से P तक की डिस्टेंस। देखिए O क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0, 0। O क्या है, 0, 0 ओरिजिन होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि OP इक्वल टू मॉड जेड कैसे हुआ, OP इक्वल टू मॉड जेड कैसे हुआ, OP इक्वल टू मॉड जेड, OP इक्वल टू मॉड जेड कैसे हुए समझना है। तो OP मीन्स हो गया डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। OP इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, O और P के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कौन सा फार्मूला, अंडर रूट ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए OP, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस y का होल स्क्वायर। OP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही किसकी वैल्यू है, मॉड जेड की, मॉड जेड की वैल्यू है। क्यों, देखिए ये मॉड जेड की वैल्यू कैसे है, ये मॉड जेड की वैल्यू कैसे, ये भी समझिए। मॉड जेड की वैल्यू, जेड क्या है, x प्लस आई वाई। तो मॉड जेड क्या होता है आपको शायद बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, अगर ना भी बताया हो, हाँ बता चुके हैं, देखिए फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, अगर ना बताया तब भी समझिए। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकालना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकालना है।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कौन है x और x का स्क्वायर x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन है y तो आ जाएगा y स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू हुई मॉड ऑफ जेड की, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू हुई मॉड ऑफ जेड की। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये जो एक्स एक्सिस है इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी भी कंपटीशन में या कहीं पर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकें। ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है। वाई एक्सिस को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको हम बताएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये तो चलिए एक चीज़ और इसी में बता देते हैं, जैसे मॉडुलस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड पूछा जाए, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, तो tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, tan थीटा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। जैसे कह दिया जाए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, मेरी बात समझिएगा, तो यही थीटा ही एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट है, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट है। थीटा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, तो tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन है y है, और रियल पार्ट कौन है x है, तो y अपान x, y अपान x। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपान x, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट। देखिए बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, कुछ सीखना है, अभी गौर से देखिएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अभी इसी में दो चीज़ें हो जाएंगी, अभी एम्पलीट्यूड में एक प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होगा या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, उसको भी समझना है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट। अब एक चीज़ और देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या उससे लेस, लेकिन 2 पाई से लेस होगी, 0 से इक्वल या उससे ग्रेटर होगी और 2 पाई से लेस होगी। ये जो थीटा की वैल्यू होगी, ये एम्पलीट्यूड की बात की जाए। अभी देखना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट अगर पूछा जाए tan थीटा इक्वल टू, तो इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट मतलब y अपान x, क्योंकि y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो x है वो रियल पार्ट है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो थीटा की वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी और 2 पाई से लेस होगी, 2 पाई से लेस होगी। लेकिन इससे भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, इससे भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ पूछी जाती है, प्रिंसिपल, ये पूछा जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह दिया जाए या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कह दिया जाए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कह दिया जाए। इसको जो बच्चे समझ गए, देखिए एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट अलग चीज़ है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ये अलग चीज़ है। इसको देखिएगा क्या होगा, इसमें अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो इस समय थीटा की वैल्यू -पाई से ग्रेटर होती है और +पाई के इक्वल या उससे छोटी होती है, ये होती है। देखिए एम्पलीट्यूड की रेंज कभी कभी हो सकता है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कंपटीशन में वही बहुत ही नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं और वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो बच्चा हमेशा इग्नोर करता जाता है।
हमेशा इग्नोर करता जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप इग्नोर करते जाओगे और यही चीज़ें जा करके कंपटीशन में पूछ ली जाती, तब बच्चे बता नहीं पाते। देखिए एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो उसमें थीटा की वैल्यू 0 या 0 से इक्वल, 0 या 0 से ग्रेटर, मतलब 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन 2 पाई से लेस होगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा, अगर थीटा को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बना दिया जाए, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस पाई से ग्रेटर होगी, प्लस पाई के इक्वल या उससे लेस होगी। तो एक चीज़, ये केवल आर्ग्यूमेंट है और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, दोनों में डिफरेंस इतना है, समझिएगा मेरी बात समझना। हमने बोला कंपटीशन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो बच्चे बहुत ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन बच्चे बेसिक जब चीज़ें जो इग्नोर कर देते हैं, बेसिक चीज़ें, वही चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं। अगर आर्ग्यूमेंट की बात की जाए या एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो उसमें उसकी वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन 2 पाई से लेस होगी। 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी और 2 पाई से लेस होगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो फिर वैल्यू माइनस पाई से ग्रेटर होगी और पाई के इक्वल या पाई से लेस होगी। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। बस इतना आपको डिफरेंस लिख लेना है, नोट करना है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बसा लो। ये आर्ग्यूमेंट है और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट है और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी हो सकती? 0 या 0 से ग्रेटर और 2 पाई से लेस होगी। कितनी होगी? 0 या 0 से ग्रेटर और 2 पाई से लेस होगी। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से ग्रेटर होगी और पाई के इक्वल या पाई से लेस होगी। तो आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए दोनों निकाले कैसे जाएंगे, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, आपको बताते हैं, देखिएगा। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम आपको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत गौर से समझाएंगे। और आपको हम बता रहे हैं कि आप कहीं भी पढ़ें, ऐसे कोई एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा जैसे हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझिएगा। देखिएगा अब आपको बता रहे हैं कि ये और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से, देखिए x प्लस आई वाई, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई माइनस एक्स प्लस आई वाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई x माइनस आई वाई। इनको पहले, ये ओरिजिन है, इनको पहले आर्गन प्लेन पर यहाँ रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा। देखो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिसमें 90% बच्चे गलत करते हैं। 90% बच्चों का गलत हो जाता है। आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 90% बच्चे गलत करके आते हैं। हो सकता है आर्ग्यूमेंट का आंसर लिख दें और उनको लगता है कि नहीं यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो आप देखिए दोनों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन दोनों को कैसे किया जाएगा समझिएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? एक्स वाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आई वाई है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? माइनस एक्स कामा वाई। अगर इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? माइनस एक्स माइनस वाई। और अगर इस टाइप से है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई। देखिए तो x कामा वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x कामा वाई, माइनस एक्स कामा वाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस एक्स कामा वाई, और माइनस एक्स माइनस वाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। मान लो ये है और इधर ये है या ये है, और x माइनस आई वाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। अब देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे
आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही गौर से देखिएगा। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा करके है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जा कर के हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पर पहले वीडियो से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, तो 0 से 90 अगर कोई एंगल है 0 से 90 तो वही एम्पलीट्यूड भी होगा और वही प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड भी होगा, मतलब वही आर्ग्यूमेंट भी होगा और वही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू 60 डिग्री आ गई, सपोज कर लो 60 डिग्री आ गई, तो 60 डिग्री ये आर्ग्यूमेंट भी होगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री इस रेंज में है और 60 डिग्री इस रेंज में भी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप की है x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर उसके मतलब ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, जैसे हमने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 होता है, 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 के बीच में मान लो वैल्यू 60 डिग्री आ गई, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/3, तो π/3 यही आर्ग्यूमेंट भी होगा, यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा, दोनों चीज़ें यही होंगी। π/3 ये आर्ग्यूमेंट भी होगा और π/3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि π/3 इस रेंज में है, इस रेंज में है और π/3 इस रेंज में भी है। अब सपोज कर लो मान लो इधर है, तो आपको पता है इधर 90 से 180 रहता है, 90 से 180 के बीच में। सपोज कर लो मान लो जैसे 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री तो रेडियन में कितना होगा 2π/3, 120 डिग्री। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड प्लेन पे है और सॉरी हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में -x, ये वो चीज़ें हैं जो 90% बच्चे गलत करते हैं और हमने आपको बताया इसको समझिएगा, इसके क्वेश्चन जब कराएंगे आपको 100% समझ में आएगा। केवल आप ये समझिए जैसे -x, y है तो इसका जो थीटा आएगा, इसका जो एंगल आएगा 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। सपोज करो 90 से 180 के बीच में मान लो सपोज किया 120 आ गया, सपोज कर लिया कि 90 से 180 के बीच में 120 आ गया, तो 120 रेडियन में कितना होगा 2π/3, 2π/3, तो 2π/3 तो ये आर्ग्यूमेंट भी होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा। 2π/3 अगर आया है तो ये आर्ग्यूमेंट भी होगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 इस रेंज में भी है और 2π/3 इस रेंज में भी है। हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करती इस टाइप से -x, y टाइप की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है वैल्यू कितनी होती, 90 से 180 होती, 90 से 180 के बीच में। तो सपोज करो 90 से 180 के बीच में थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई। सपोज कर लिया जाए कि 90 से 180 के बीच में थीटा की वैल्यू 120 आ गई, 120 मतलब 2π/3, तो 2π/3 ये आर्ग्यूमेंट भी होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा। ये जो 120 आया है रेडियन में 2π/3 है, 2π/3 ये आर्ग्यूमेंट भी है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी है, आर्ग्यूमेंट भी है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी है। क्यों? क्योंकि 2π/3 इस रेंज में भी है और इस रेंज में भी है। चलिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से है, अगर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट निगेटिव है, रियल और इमेजिनरी सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, इसमें थर्ड वाले में 90% बच्चा इसमें गलत करता है। आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे कहाँ पर गलत होता है। 90% गलतियाँ इसमें होती हैं। अगर रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस के हैं तो इसमें एंगल कितना होता है 180 से 270, 180 से 270। मान लीजिए 180 से 270 के बीच में कोई एंगल आ गया 210, मतलब 7π/6, 7π/6। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मेरी बात समझिएगा क्योंकि 90% बच्चे इसमें गलत करते हैं और आपको गलत नहीं करना, इसलिए बहुत आसानी से, बहुत धीरे से, बहुत स्लो मोशन में समझाया जा रहा है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव हैं, दोनों माइनस के हैं,
रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस के, तो एंगल होगा 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में। सपोज कर लो 180 से 270 के बीच में है 210, मतलब 7π/6, तो 7π/6 है, 7π/6 है, 7π/6। तो ये 7π/6 जो है, तो ये एम्पलीट्यूड तो बनेगा, आर्ग्यूमेंट तो बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 210 है या 7π/6 है, इस रेंज में तो है लेकिन इस रेंज से बाहर है, क्योंकि 210 है और ये तो 180 तक है, 180 तक है। तो अगर 210 है, 210 कब बनेगा? जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड में। मीन्स रियल पार्ट भी माइनस का होगा, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस का होगा, रियल पार्ट भी माइनस का होगा और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस का होगा। तो जो एंगल होगा वो 180 से 270 के बीच में होगा। 180 से 270 के बीच में हमने सपोज कर लिया 210 है, 210 7π/6, तो 210 जो है वो एम्पलीट्यूड तो है, मतलब आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 210 नहीं होता, ये इस रेंज से आउट है, बाहर है, इस रेंज से बाहर है। 210 7π/6 जो है इस रेंज से बाहर है, इस रेंज से बाहर है। तो देखिए, तो अगर ये 210 है या 7π/6 है तो ये आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे बनाएंगे? देखो, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? इसमें 360 माइनस कर देंगे। देखो 210 मतलब 7π/6 ये आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे बनाएंगे? इसमें 360 माइनस कर देंगे, 360 माइनस करेंगे। 360 में इसको माइनस मत करना, 360 माइनस कर देना, तो आएगा -150 आएगा। और इसको जब रेडियन में चेंज करोगे तो 5π/6 ये बनेगा जा करके। कैसे बनाया गया समझ गए होगे? हमने क्या बताया कि अगर इसमें है तो 180 से 270 के बीच में होगा, तो 180 से 270 के बीच में हमने सपोज कर लिया 210 है, 210 कितना हुआ? 7π/6, तो 7π/6 इस रेंज पे है बट इस रेंज पर नहीं है। तो इस रेंज पर है मतलब 7π/6 आर्ग्यूमेंट है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें 360 माइनस कर देंगे बस। 360 में इसको माइनस नहीं करना, इसमें 360 माइनस कर देंगे तो आएगा -150, -150 मतलब -π/6। अब इस रेंज में है, अब इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में है। अब देखिए, अब यही सिचुएशन जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, कब होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में? जब रियल पार्ट प्लस में, इमेजिनरी पार्ट माइनस में। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? 270 से 360, 270 से 360। मान लीजिए कोई एंगल आ गया 315, 315 देखिएगा, मान लीजिए इस रेंज में है। देखिए 315, इसको रेडियन में चेंज कर लो पहले, π/180, 5 से कैंसिल करेंगे 36, 5 6 जा, 5 3 जा, मतलब ये हो गया 7π/4, 7π/4। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगी? जब रियल पार्ट प्लस का, इमेजिनरी पार्ट माइनस का। तो 270 से 360 के बीच में आएगा, 270 से 360 के बीच में आएगा। मतलब जैसे 315 आया, 315 7π/4, तो 7π/4 आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि इस रेंज पे है, इस रेंज पे, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है क्यों? क्योंकि इस रेंज पे नहीं है, इस रेंज पे नहीं है, इस रेंज पे नहीं है। तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे? जैसे अभी बताया था, कितना है? 315, तो 315 है, इसमें 360 माइनस कर दो, 360 माइनस कर दोगे -45,
रेडियन में बदल दोगे -π/4, ये आंसर होगा जा करके। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर मेरी बात समझना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आर्ग्यूमेंट भी होगी और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आर्ग्यूमेंट भी होगी और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगी, दोनों होंगी। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी थीटा की और जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी थीटा की, वो आर्ग्यूमेंट भी होगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा, आर्ग्यूमेंट भी होगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, जो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होगी, वो आर्ग्यूमेंट तो होगी लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैसे बदलेंगे, जो वैल्यू होगी उसमें 360 माइनस कर देंगे। तो ऐसा कब होगा, जब वैल्यू 180 से ज़्यादा होगी। देखो व्हेन, जब थीटा की वैल्यू 180 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, 180 से ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर होगी, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर होगी। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, जितनी वैल्यू होगी 180 से ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसमें 360 माइनस कर देंगे। 180 से ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी, इसको गांठ बांध लो, इसको नोट्स बना लो, इसको कहीं भी नोट कर लेना। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई आपको। हमने क्या बताया कि यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आर्ग्यूमेंट भी होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगी। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आर्ग्यूमेंट तो होगी लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो 180 से ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी 180 से ग्रेटर होगी और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो भी 180 से ग्रेटर होगी। तो उसको प्रिंसिपल, तो वो 180 से ग्रेटर होगी तो वो आर्ग्यूमेंट होगी, ये आर्ग्यूमेंट होगी क्योंकि इस रेंज में होगी। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगी क्योंकि इस रेंज से आउट हो जाएगी, आउट ऑफ दिस रेंज, आउट ऑफ दिस रेंज। तो उसको इस रेंज में कैसे लाएंगे, जो वैल्यू 180 से ग्रेटर होगी उसमें 360 माइनस कर देना। 360 में वैल्यू माइनस मत करना, जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी उसमें 360 को माइनस कर देंगे। 180 से ग्रेटर वैल्यू, जो 180 से ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें 360 माइनस कर देंगे। 180 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी, 180 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें 360 माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाएगा। 180 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें 360 माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाएगा। और अगर 180 से लेस है, जैसे यहाँ पर 180 से लेस है, यहाँ भी 180 से लेस है, तो वो आर्गूमेंट भी होगी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होगी, उसमें फिर कोई वैल्यू लेस नहीं करनी है, कोई वैल्यू लेस नहीं करनी है। लेकिन अगर 180 से ग्रेटर है तो उसमें 360 माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनेगा। तो ये आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हमने डिफरेंस समझाया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप इसको नोट भी करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक चीज़ पोलर फॉर्म समझा देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म या इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i y, तो इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, देखिए ऐसे होता है r cos थीटा + i sin थीटा, ये होता है r cos थीटा + i sin थीटा। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं x, y, तो इसको हम लोग लिखते हैं r, थीटा, r, थीटा। देखिए r, थीटा, वेयर r इज मॉडुलस
and theta is principal argument. थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को भी हमने एक्सप्लेन किया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को भी एक्सप्लेन किया था। देखिए आर मॉडुलस है तो आर की वैल्यू क्या होगी, वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यही मॉड ऑब्जेक्ट था, यही मॉड ऑब्जेक्ट था। और थीटा में वही tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अगर इसको फिगर देखो लेना चाहें तो ऐसे, ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट है P, ये क्या था x कामा वाई, ये r हो जाता है और ये क्या है थीटा है। तो अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर r कामा थीटा, r कामा थीटा, r कामा थीटा। अच्छा ये r कामा थीटा हुआ कैसे, देखिए r कामा थीटा की ये वैल्यू कैसे आ गई, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिए कैसे आई आपको बताते हैं, समझिएगा। जैसे अभी आपने देखा था ये P था, कितना था x कामा y, ये ओरिजिन था, ये एंगल कितना था थीटा, ये एंगल कितना था थीटा। देखिएगा इसको सपोज कर लिया गया जैसे r, इसको सपोज कर लिया गया r, इसको r सपोज कर लिया। अब इसमें देखो cos थीटा ले, जैसे इसको मान लो ये, चलो ये मान लो q है, cos थीटा ले लो। ये बना कैसे r cos थीटा प्लस i sin थीटा, मतलब x प्लस आई वाई इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा कैसे आया। देखो cos थीटा ले लो, इस ट्रायंगल में cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस मतलब ये OQ और हाइपोटेनियस ये R, तो OQ इक्वल टू कितना आएगा देखो r cos थीटा, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई देखो, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आ गई r cos थीटा। अगर इसी में sin थीटा लिया जाए, sin थीटा लिया जाए तो sin थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है PQ, परपेंडिकुलर कौन है देखो PQ, परपेंडिकुलर कौन है PQ, हाइपोटेनियस कौन है ये R, तो PQ इक्वल टू कितना आएगा r sin थीटा। देखिए ये PQ की वैल्यू और ये OQ की वैल्यू, ये कितना आया r sin थीटा, r sin थीटा। देखिए r sin थीटा, तो अब समझिएगा थोड़ा सा। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी है r cos थीटा और ये वैल्यू कितनी है r sin थीटा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा देखो, ये वैल्यू r cos थीटा तो r cos थीटा और ये वैल्यू r sin थीटा, तो क्या बनेगा r sin थीटा, r sin थीटा। ऐसे ही तो बनेगा देखो। वैसे तो हमने इसको क्या लिया था x कामा y लिया था, x कामा y, लेकिन x कामा y लिया था, इसको हमने जैसे r सपोज कर लिया, ये थीटा है, तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो r cos थीटा और ये वैल्यू r sin थीटा, ये वैल्यू आ गई r cos थीटा और ये वैल्यू r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा। तो क्या बन जाएगा पॉइंट r cos थीटा कामा r sin थीटा, मीन्स x की वैल्यू कितनी बनी देखो, x की वैल्यू बन गई r cos थीटा और y की वैल्यू क्या बन गई r sin थीटा। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू कितनी है r cos थीटा प्लस आई, y की वैल्यू r sin थीटा। r कॉमन कर लिया जाए, r कॉमन कर लिया जाए तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तभी हमने देखो लिखा था कि x प्लस आई वाई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना है तो r और थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए r और थीटा की, r और थीटा की, r मॉडुलस थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट,
आर मॉडुलस हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसको हमने समझा दिया कैसे लिखा जाता है कि हमने सपोज कर लिया ये आर है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, आर कास थीटा, और ये वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। तो देखो ये वैल्यू आर कास थीटा, ये आर साइन थीटा, तो पॉइंट क्या बनेगा, आर कास थीटा कामा आर साइन थीटा। मतलब x की वैल्यू क्या बनेगी, आर कास थीटा, y की वैल्यू आर साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू r कॉमन कर लिया। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो r की और थीटा की वैल्यू चाहिए, r की और थीटा की। r की वैल्यू यही मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो जैसे ये है, इसको और समझ सकते हो, जैसे ये देखो x की वैल्यू है आर कास थीटा और y की वैल्यू आर साइन थीटा। तो इनको क्या कर दिया जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये देखो ये आया स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कर लें, तो आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, ये देखो वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड। अब कहते ये वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसी में देखिए, जिससे ये है आर साइन थीटा इक्वल टू वाई, तो आर साइन थीटा को आर कास थीटा से डिवाइड कर दो, आर कास थीटा से डिवाइड कर दो मीन्स किससे डिवाइड कर दो, एक्स से। आर साइन थीटा को आर कास थीटा से डिवाइड कर दो, आर साइन थीटा को आर कास थीटा से डिवाइड कर दो। आर साइन थीटा मतलब y, आर कास थीटा मतलब x, डिवाइड कर दो, आर से आर कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, y अपान x, ये वैल्यू आ गई। tan थीटा इक्वल टू y अपान x, tan थीटा इक्वल टू y अपान x। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे। अब अगर आपको लगता हो आपके लिए मेहनत करें तो सबसे पहला काम आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।